नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पे। आज हम लोग पॉलिटी के लेक्चर्स को रिवाइज करेंगे क्वेश्चन फॉर्म में। संडे है आज। पिछले संडे को भी हमने क्वेश्चंस को रिवाइज किया था। आज भी उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आज का जो टॉपिक रिवीजन होगा वो होगा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिएम्बल एंड शेड्यूल्स। ये 3 टॉपिक हमने लास्ट वीक पढ़ा था और इन्हीं 3 टॉपिक्स के क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है, विच बॉडी फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब वह कौन सी संस्था है जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया। पहला, ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और वर्किंग कमेटी। तो किसने भारत का संविधान बनाया था? तो बहुत सारे लोग ड्राफ्टिंग कमेटी को आंसर लगाएंगे, लेकिन सही आंसर होगा बी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बॉडी की बात कर रहा है। कमेटी इज़ नॉट अ बॉडी। बॉडी की बात कर रहा है जिसने संविधान का निर्माण किया, फ्रेम किया। ड्राफ्टिंग कमेटी ने स्क्रूटनाइज किया था। संविधान जो बना था उसको स्क्रूटनाइज किया था, मतलब उसको पूरी तरह से काट छाट की थी, कटिंग फटिंग की थी। संविधान सभा ने उसे संविधान के रूप में स्वीकार किया। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा। दूसरा क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप इन, मतलब संविधान सभा की स्थापना हुई थी कब? 1945, 46, 47 या 49। तो कब हुआ था? कब हुआ था? सब लोगों को आंसर पता होगा। यस, 9 दिसंबर 1946। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा के अंदर संघ संविधान समिति। देखिए, एक समिति थी, कई सारी हमने समितियों को पढ़ा था। एक समिति थी, उसमें यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके चेयरमैन कौन थे? क्या ये B.R. अम्बेडकर साहब थे? क्या ये जवाहरलाल नेहरू जी थे? JB कृपलानी जी थे? या राजेंद्र प्रसाद जी थे? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। हमने अब आपको बताया था, ये 3 कमेटियों के अध्यक्ष थे। राज्य की समिति, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, इनके जो है ये चेयरमैन थे। आगे बढ़ते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन फंडामेंटल राइट्स पर बनी उप समिति के अध्यक्ष थे? मौलिक अधिकार पर बनी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन होगा JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, गोपीनाथ बोरडोलोई। तो इसके सही आंसर क्या होगा? JP कृपलानी। देखिए, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर सब कमेटी की बात कर रहा है। अगर कमेटी पूछा जाता तो सरदार पटेल जी होते। देखिए, एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी अफेयर्स और नॉर्थ ईस्ट अफेयर्स, मतलब उत्तर पूर्व जो हमारे राज्य हैं उनके संबंध में मामले, माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक मामले और मौलिक अधिकार के मामले। ये तीनों विषयों की एक संयुक्त समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। लेकिन इसके अंदर सब कमेटी बनी थी। जैसे मौलिक अधिकार की जो उप समिति बनी, उसके अध्यक्ष JP कृपलानी साहब थे। माइनॉरिटी अफेयर्स के कोई और थे और नॉर्थ ईस्ट वाले कौन थे? गोपीनाथ बोरडोलोई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड ऑन, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ कब? अंगीकृत शब्द है, ध्यान दीजिए। पास कब हुआ, पारित कब हुआ, ये नहीं पूछा जा रहा है। अगर पारित पूछा जाए तो 24 जनवरी, अगर एडॉप्टेड पूछा जाए तो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 was the date on which the Constitution of India was adopted। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following expressions does not figure in the preamble to the Indian Constitution, अर्थात निम्नलिखित में से कौन से शब्द हैं जो संविधान की प्रस्तावना में कहीं पर भी लिखित नहीं है? ऑप्शन 1 सेकुलर, फेडरल, सोशलिस्ट, सोवरेन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सही आंसर क्या होगा? सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मेंशन है, सोशलिस्ट भी मेंशन है, सेकुलर भी मेंशन है, लेकिन कहीं पर भी फेडरल शब्द नहीं मेंशन है। मैं आपको बता दूं, फेडरल शब्द कहीं भी संविधान में ही मेंशन नहीं। प्रस्तावना की तो बात छोड़िए, फेडरल शब्द कहीं नहीं लिखा है। जहाँ कहीं लिखा है यूनियन शब्द लिखा है। क्या लिखा है? यूनियन। हमने फेडरल शब्द नहीं लिखा है, यूनियन लिखा है। यूनियन का अर्थ भी संघ होता है, फेडरल का शब्द अर्थ भी हिंदी में संघ ही होता है, लेकिन हमने शब्द जो यूज किया है वो यूनियन है। आगे बढ़ते हैं। Which amendment act introduced changes in the preamble to the constitution?
मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया गया? 38वां, 40वां, 42वां या 44वां? तो सही आंसर क्या होगा? आप सबको पता ही है, 42वां। इसके द्वारा क्या जोड़ा गया था? सेकुलर, सोशलिस्ट और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी शब्द जोड़ा गया था, एकता और अखंडता जोड़ा गया था। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, यानी कि बात कर लेते हैं पहले इंग्लिश में। ऑल्दो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, concurrent list cover the entire legislative business, yet there may be an item not mentioned in anywhere. Who will legislate on that item? मतलब वैसे तो संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है, जिसमें सभी प्रकार की विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी शक्ति होती है जो इनमें मेंशन नहीं है तो उस पर कानून कौन बनाएगी? तो सही आंसर क्या होगा? स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट मतलब राज्य की विधानसभा, पार्लियामेंट ओनली मतलब संसद, कि दोनों बना सकती है, दोनों में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? पार्लियामेंट होगा, क्योंकि हमने आपको बताया राज्य सूची क्या करेगा, राज्य सूची पर सिर्फ राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर, स्टेट की यानी विधानसभा, जबकि समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकती हैं, और जबकि संघ सूची पर केवल कानून कौन बना सकता है? पार्लियामेंट। लेकिन ऐसे कोई विषय जिन्हें रेजिडुअल या रेजिडुरी सब्जेक्ट बोलेंगे, अवशिष्ट शक्तियां जो बच जाएंगी, वो केंद्र बनाएगी यानी पार्लियामेंट। आगे बढ़ते हैं। कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप ग्रुप पे उसे डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो चैनल आप लोगों ने जो है ज्वाइन किया हुआ, वहाँ पर भी कोई भी क्वेश्चन आप डिस्कस कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। व्हेन वाज आवर नेशनल एंथम फर्स्ट संग एंड वेयर? मतलब भारत का राष्ट्रीय गान कब और कहाँ जो है गाया गया था, पहली बार कब गाया था? हमने आपको लेक्चर में बताया था जब मैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक कवर कर रहा था। 24 जनवरी 1950 दिल्ली, 24 जनवरी 1950 इलाहाबाद, 26 दिसंबर 1942 कलकत्ता, 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता। तो सही आंसर क्या होगा? डी, 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस एनुअल सेशन में इसे परफॉर्म किया गया था। तो ऐसा ही आंसर होगा डी। In the 8th schedule of the Constitution of India, which languages were added subsequently? मतलब 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन से ये जो विषय है, कौन से ये क्या कहते हैं कि लैंग्वेज है, भाषा है, ये क्रम से रखे गए हैं? ऑप्शन ए इंग्लिश, सिंधी, मराठी, संस्कृत। ध्यान दीजिए, इंग्लिश कहीं पर भी नहीं है। संस्कृत, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, क्रम से लगाना है। ध्यान दीजिए, मराठी, उड़िया, कोंकणी, नेपाली। ध्यान दीजिए, ऑप्शन सही क्या होगा? हमने कल आपको ट्रिक बताया था जब इस लेक्चर को कवर किया था। कौन सा ट्रिक था, याद आया? सिंध की कामना है, सिंध की कामना है कि बड़ों की थैली में थाली रखें। तो सिंध की कामना सिंधी, कामना से का कोंकणी, माँ मणिपुरी और ना नेपाली। तो सही आंसर क्या होगा? सी। ये क्रम है इनका, क्योंकि ये सब के सब संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सेकुलर स्टेट इज वन विच, मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो इज रिलीजियस, जो धार्मिक होता है, विच इज एंटी रिलीजन मतलब जो धर्म विरोधी होता है। सी हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ऑन, मतलब अपना कोई उसका धर्म नहीं होता। डी टेक्स इनटू कंसिडरेशन द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, यानी लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर करता है, धार्मिक भावनाओं के अनुसार कार्य करता है। सही आंसर क्या होगा? सी। ध्यान दीजिए, ये भारतीय सेकुलरिज्म नहीं पूछ रहा है, ये सेकुलर स्टेट होता क्या ये पूछ रहा है। तो भैया सेकुलर स्टेट जो यूरोपियन का है, जो वेस्टर्न थॉट है, वो क्या कहती है कि सेकुलरिज्म इज द स्टेट वेयर नो रिलीजन एग्जिस्ट, मतलब किसी भी प्रकार के धर्म से वो दूर रहता है। विच मेंटेन्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन, सभी धर्मों से वो दूर रहता है। समझ में आया? स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ऑन, सही आंसर ये होगा। लेकिन भारतीय अगर बात करें तो इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। वो क्या होगा? आगे क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, उसको देखेंगे। द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड टू, मतलब जो 73वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा वो जो पारित किया गया था, किसके द्वारा, क्यों पारित हुआ था? टू स्ट्रेंथन पंचायती राज, यानी पंचायती राज को मजबूत करने के लिए।
टू स्ट्रेंथन अर्बन इंस्टीट्यूशन, मतलब नगर निगम नगर संस्थाओं को मजबूत करने के लिए, या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा, स्ट्रेंथन पंचायती राज, क्योंकि पंचायती राज विषय जोड़े गए थे, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द कंकरेंट लिस्ट लॉज में बी इनेक्टेड बाय, मतलब समवर्ती सूची में जो विषय शामिल हैं उनमें कानून कौन बना सकता है? यूनियन एलोन, स्टेट्स एंड यूनियन बोथ, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। सही आंसर क्या होगा? याद करो, सही आंसर क्या होगा? सी, समवर्ती सूची पे दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य भी और केंद्र भी। विच आइटम आउट ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेन्ड इन द कंकरेंट लिस्ट, मतलब निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जो समवर्ती सूची में शामिल हैं? टोल, यानी कि आपको पता है टोल टैक्स जो होता है, टोल प्लाजा, एग्रीकल्चर यानी कृषि, ट्रेड यूनियन और मार्केट एंड फेयर्स। तो सही आंसर क्या होगा? देखिए, टोल जो होता है किसी राज्य की सीमा में घुसने के लिए आपको देना होता है, तो जाहिर सी बात है राज्य की सीमा की बात आ जाए, यानी लैंड की बात आ जा रही है, ये किस में जाएगा? ये राज्य सूची में जाए। एग्रीकल्चर इज ऑल्सो बिलोंग टू स्टेट लिस्ट, ट्रेड यूनियन भी स्टेट लिस्ट में जाते हैं, जबकि सही आंसर क्या होगा? मार्केट्स नहीं, सही आंसर होगा ट्रेड यूनियन कंकरेंट लिस्ट में। मार्केट और फेयर जो बाजार और मेले होते हैं, इनका भी नियमन कौन करता है? राज्य सरकार करती है। तो ट्रेड यूनियन दोनों सरकारें करती है, केंद्र भी और राज्य भी। ट्रेड यूनियन इसका सही आंसर होगा। 80 की बात करते हैं क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडियन वॉज सेटअप अंडर दी, मतलब संविधान सभा का जो गठन किया गया था भारत में, वो किसके द्वारा हुआ था? कैबिनेट मिशन प्लान, माउंटबेटन प्लान, क्रिप्स प्रपोजल, साइमन कमीशन प्रपोजल। तो सही आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन, क्योंकि कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946, जब इसके जो प्रस्ताव लाए गए थे तो इन्हीं के प्रस्तावों पर संविधान सभा का गठन किया गया था। माउंटबेटन प्लान वो तो बाद में आया था। क्रिप्स प्रपोजल 1942 में आया था, जो फेल हो गया था, किसी ना कांग्रेस ने ना मुस्लिम लीग ने उसे स्वीकार किया था। और साइमन कमीशन 1927 में आया था, जो कि 27-28 में उसको भी तो भारतीयों ने रिजेक्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज द नगर पालिका बिल पास्ड, मतलब नगर पालिका से संबंधित जो विधेयक है वो पारित हुआ था किस संविधान संशोधन द्वारा? 70वां, 72वां, 73वां, 74वां। तो सही आंसर क्या होगा? 74वां। 74वां से अर्बन बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, नगर निकायों को संवैधानिक स्वरूप दिया गया था, और इसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि 74वां संविधान संशोधन होगा। 73वां हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। Which schedule of the Constitution deals with the disqualification of elected members on the ground of defection, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची निर्वाचित सदस्यों की निलंबन यानी कि निर्हरता से संबंधित है? किसके आधार पर? दल बदल के आधार पर। तो कल हमने डिस्कस किया था दल बदल अधिनियम, जिनके आधारों पर किसी भी निर्वाचित सदस्य, चाहे वो पार्लियामेंट का हो चाहे असेंबली का हो, उसे निष्कासित किया जा सकता है, उसकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। तो सही आंसर क्या होगा? 10। याद करो, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो उसमें जाके डी से डिफिकेशन जो आएगा, डिफिकेशन का अर्थ होता है दल बदल। तो सही आंसर क्या होगा? सी, 10th। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पॉलिटिकल डिफेक्शंस वर बैंड, मतलब राजनैतिक दल बदल किस संविधान संशोधन द्वारा अवैध घोषित हुए थे, बैन कर दिया गया था? 50th मतलब 50वां, 53rd यानी 53वां, 54th यानी 54वां, 52nd यानी 52वां। तो सही आंसर क्या है? 52वां 1985, जिसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। व्हाट इज मेंट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया अ सेक्युलर स्टेट? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इंडियन सेक्युलरिज्म की बात आ रहा है। इसका क्या अर्थ है? जब संविधान ने भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया। पहला, रिलीजियस वर्शिप इज़ नॉट अलाउड, मतलब भारत के अंदर धार्मिक पूजा अलाउड नहीं है। दूसरा, रिलीजियस आर पैट्रोनाइज्ड बाय द स्टेट, यानी राज्य के द्वारा धर्मों को संरक्षण प्राप्त होगा। ऑप्शन सी, द स्टेट रिगार्ड्स रिलीजियस एज अ प्राइवेट अफेयर्स ऑफ द सिटीजन एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन दिस बेसिस, अर्थात राज्य सभी प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों को निजी क्रियाकलाप मानेगा और उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ऑप्शन डी, नन ऑफ दी। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा।
क्योंकि भारत का जो संविधान है या भारतीय जो सेकुलरिज्म मॉडल है वो सभी धर्मों को समान रूप से ट्रीट करने की बात करता है, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल ऑल रिलीजन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज्ड द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान को फ्रेम करने में सबसे बड़ा कारक कौन था या सबसे बड़ा प्रेरक कौन था या स्रोत कौन सा था? सबसे बड़ा स्रोत ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो सही आंसर इसका होगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारतीय संविधान के लगभग 80% प्रावधान इसी स्रोत से लिए गए हैं। तो ये थे आज के रिवीजन वाले क्वेश्चन। कल हम लोग जो है टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे, पॉलिटी और हिस्ट्री को, और अगले हफ्ते मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग मई मंथ के शुरुआती करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।